नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उनसे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? पहला ऑप्शन है अधिगम का हस्तांतरण, दूसरा है पुनर्निर्माण में मदद, तीसरा है सक्रिय सहभागिता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो एक शिक्षक की बात की गई है और वो छात्रों को विषय पढ़ाता है, उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सक्रिय सहभागिता होगी छात्रों की, क्योंकि शिक्षण में छात्रों की सक्रिय सहभागिता हो रही है, क्योंकि वो गतिविधियों के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहा है। विभिन्न शैक्षिक अधिगम के माध्यम है उनके द्वारा वो अधिगम करवा रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है। तो वो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा छात्रों को पढ़ा रहा है। तो ये एक सक्रिय सहभागिता से सीखना हुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय सहभागिता। यहाँ पर सामाजिक गतिविधि नहीं होगा, क्योंकि समाज से संबंधित गतिविधि नहीं करवा रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है छात्रों को और उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ाता है। तो ये छात्रों की सक्रिय सहभागिता के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? उसकी असफलताओं से विद्यार्थियों को क्या सीखनी चाहिए? बच्चे को विद्यालय में अगर उसको प्रदर्शन में असफलता मिल रही है तो उससे उससे क्या सीखना चाहिए छात्र को? पहला ऑप्शन है कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, दूसरा है अपने विषयों को बदलना, तीसरा है समय प्रबंधन कौशल पर काम करना और चौथा है सफलता पाने के लिए सही तरीकों को याद करना। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, क्योंकि कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाला, अगर वो चुनौतियाँ आएंगी उसके सामने तो ही वो हल कर पाएगा। तो एक बच्चे के विद्यालय में प्रदर्शन में अगर सफलता वो पा रहा है तो उसके लिए कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले से सीखना होगा, उसके समीप आना होगा, तभी वो अपनी चुनौतियों का सामना डटकर कर सकेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया? ठीक है, प्रश्न क्या है, किसने व्यक्तित्व का, यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने व्यक्तित्व को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर आधारित किया है? क्या केटल है, आइजेंक है, फ्रायड है या बांडुरा है? तो देखिए केटल ने जो है वो व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो केटल ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत, शील गुण संबंधित जो सिद्धांत था वो किसने, केटल ने प्रस्तुत किया है। तो केटल एवं आलपोर्ट का जो सिद्धांत है वो शील गुण का सिद्धांत कहा जाता है। ये व्यक्तित्व के अंतर्गत केटल ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। और दूसरा यहाँ पर आइजेंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बाह्य और आंतरिक रूप से अगर किसी ने बांटा है तो वो कौन हो जाएगा, आइजेंक के द्वारा बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित व्यक्तित्व का आकलन जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो आइजेंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर फ्रायड की बात करें तो उन्होंने व्यक्तित्व को एक तो इन्होंने मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है, और बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आइजेंक जो होंगे वो बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर इन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। केटल ने कौन सा, तो शील गुणों का सिद्धांत केटल ने प्रस्तुत किया है। और फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आते हैं, जबकि बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित व्यक्तित्व माने जाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया है का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके आकलन से संबंधित, आपके मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आया तो एक तो योगात्मक मूल्यांकन और एक निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों के लिए किया जा सकता है। क्या ग्रह कार्य देके हम निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन कर सकते हैं, या फिर शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर छात्रों का स्व आकलन? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसी उसकी हम मान सकते हैं छात्र की एक ऐसी सूची होती है जो शिक्षक द्वारा जो समय समय पर उसके प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, शिक्षक से ये छात्र से संबंधित प्रत्येक छात्र की एक एक पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है मूल्यांकन के अंतर्गत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है वो पोर्टफोलियो नामक एक फाइल बनाई जाती है, जिसमें
जो बच्चा होता है उसकी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियां जो होती है वर्ष भर की, वो उसमें अंकित की जाती है और पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन, दोनों प्रकार का आकलन किया जा सकता है। तो ये किस फाइल के आधार पर किया जा सकता है, पोर्टफोलियो। एक होती है एनेक्डोटल फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो फाइल जो होती है उसके माध्यम से हम किसका निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, रिक्त स्थान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है। देखिए साथियों, मैंने पहले भी बताया है आपको कि जहां पर भी समाजशास्त्र आ जाए और लेव वाइगोत्स्की है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चों का शिक्षण किसने महत्वपूर्ण माना है, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की बच्चे का विकास जो मानते थे वो समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मानते थे। जबकि एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें तो एरिक एरिक्सन जो है ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और ये ही कार्ल जुंग के साथ नव फ्रायडवाद के अंतर्गत भी आते हैं। एरिक एरिक्सन और कार्ल जुंग, एडलर, ये तीनों जो हैं ये किसके, नव फ्रायडवाद के अंतर्गत भी आते हैं। मतलब इन्होंने फ्रायड का सिद्धांत जो है वो आगे बढ़ाया, तो ये नव फ्रायडवाद के अंतर्गत भी आते हैं। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की समाज के क्षेत्र में, समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बालक के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि जीन पियाजे का आप सब जानते ही हैं, इन्होंने कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और जेरोम ब्रूनर जो है, यहाँ पर बर्नर लिखा है परंतु ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर जो हैं, इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, जो कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। छठा प्रश्न है, बच्चों को कि आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। किस आयु तक बच्चों को हम जो है शौचालय की आदत, शौचालय का उपयोग करने की आदत का विकास कर सकते हैं। तो बच्चा 3 साल का जो होता है, 3 वर्ष का जो बालक होता है, 3 वर्ष का बालक होता है, उसको हम शौचालय संबंधी उसकी आदत जो है वो डाल सकते हैं, या फिर हम उसकी पूरी तरीके से बच्चों को शौचालय के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है कि शौच जो होती है वो शौचालय में करना चाहिए। इस प्रकार की आदतों का विकास हम 3 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ष जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए अभी हमने एरिक्सन के बारे में पढ़ा है। एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत लिखा है, अधिगम सिद्धांत लिखा है, मनोलैंगिक सिद्धांत लिखा है और मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मैंने आपको अभी बताया है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो है एरिक एरिक्सन ने प्रस्तुत किया। जबकि नैतिक विकास का सिद्धांत अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, कौन से, कोहलबर्ग और कोहलर। देखिए आप बार बार कन्फ्यूजन किस में होता है हमें, कोहलबर्ग और कोहलर में। तो कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कोहलर ने जो है वो किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि कोहलर के द्वारा कौन सा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। मनोलैंगिक सिद्धांत आप सभी जानते हैं, फ्रायड के द्वारा। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे के द्वारा। और अधिगम के सभी सिद्धांत जो है वो अधिगम के आते हैं, अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन की बात की गई है, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो मनोसामाजिकता का सिद्धांत जो है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुकूलन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि उसको क्रिया दी जाती है, एक उत्तेजना होती है, एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता करती है, जो मूल रूप से एक उत्तेजना दूसरी उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। उसमें देखिए पावलोव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुकूलन का, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। तो ये सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए 1904 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो उत्तेजना होती है, जो कुत्ते की भूख की उत्तेजना होती है जिससे उसकी लार आती है, तो वहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था। तो इससे जब कुत्ते की भूख की उत्तेजना होती थी तो उसके सामने एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जाती थी। जब पहले भोजन दिया जाता था उसको, और बाद में पहले घंटी बजाई जाने लगी और उसके बाद भोजन दिया जाने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक उत्तेजना मतलब उसको भूख होती थी और प्रतिक्रिया प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है, जो क्या है मूल रूप से उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तो यहाँ पर एक तो उत्तेजना होती है
और एक उत्तेजना प्रोत्साहित होती है और एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्तेजना प्रोत्साहित की गई होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, मतलब पहले उसको केवल और केवल भोजन दिया जाता था, उसकी मतलब उत्तेजना होती थी, उसको भोजन दिया जाता था। फिर बाद में धीरे-धीरे उसकी आदत क्या डाली गई कि उसको पहले मतलब घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता था। तो उसके लिए मतलब वो घंटी की आवाज़ एक क्या हो गई थी, उसने अनुकूलन कर लिया था उस घंटी की आवाज़ से। तो इस प्रकार से जो है हम शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला ही ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है, जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित होती है। तो यहाँ पर डबल उत्तेजना जो होती है उसके द्वारा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त होती है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्मृति प्रतिध्वनित स्मृति होगी या फिर अनुसंकेतक स्मृति होगी या फिर शब्दार्थ स्मृति होगी या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति होगी। तो देखिए, अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं या फिर भाषा से संबंधित कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए शब्दार्थ स्मृति या फिर आपको सेमेंटिक जो मेमोरी होगी उसका प्रयोग करना होगा। और प्रतिध्वनित मतलब ध्वनि से संबंधित अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी होगी तो उसके लिए कौन सी प्रतिध्वनित स्मृति की आवश्यकता होगी। और संकेत के माध्यम से, जैसे कि इशारों के माध्यम से अगर आपको आइकॉनिक मेमोरी की आवश्यकता होगी तो वो अनुसंकेतक माध्यम से स्मृति की जरूरत होगी आपको। और अगर आपको पेपर प्लेन बनाने के लिए याद रखने के लिए स्मृति का उपयोग किया जाता है तो वो कौन सी प्रक्रियात्मक स्मृति जो होगी आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो पेपर प्लेन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रियात्मक स्मृति की आपको ज़रूरत होगी या फिर प्रोसीडरल मेमोरी जो होती है वो इसके लिए प्रोसीड्यूरल मेमोरी जो होती है वो इसके लिए ज़रूरी होती है। 10वां प्रश्न हम देखते हैं, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल कर उतारता है। तो देखिए, नकल किसकी उतारता है बच्चा नकल उसी की उतारता है जो उसका मॉडल होता है, जो उसका रोल मॉडल होता है। जैसे कि कोई हीरो हो गया तो वो उसकी नकल उतारने लग जाता है बच्चा, या फिर उसका अनुकरण करने लग जाता है। नकल उतारना या फिर उसका अनुकरण करना, उसको ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा। तो वो किसको, जो उसका रोल मॉडल होता है, चाहे शिक्षक होता है, शिक्षक देखिए कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक उसका रोल मॉडल हो। उसका रोल मॉडल क्या हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, कोई जैसे कि कोई हमारे पैट्रियट रहे हैं या फिर गांधी जी, नेहरू जी, इस प्रकार से व्यक्तित्व भी उसके मॉडल हो सकते हैं। और कोई जैसे कि आजकल हीरो टीवी के माध्यम से देखते हैं बच्चे, तो उनके जो पसंदीदा हीरो होते हैं वो भी उनके मॉडल हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक ही उनका रोल मॉडल हो। तो ये यहाँ पर मॉडल इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चा जिसकी नकल करता है, जिसका ऑब्जर्वेशन करता है और जिसके बारे में सोचता है, तो वो क्या होता है, उसका मॉडल होता है। तो यहाँ पर शिक्षक आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक ही मॉडल हो। उसका कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा लगता है वो उसका मॉडल हो सकता है और वो उसका अनुकरण करता है। यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनकी शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उनको प्रेरित करना है बच्चों को विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए, विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किशोरावस्था में प्रेरित करना है बच्चों को। यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चों को प्रेरित करना है और विद्यालय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए। तो उनको सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे क्या? प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से वो बच्चे जो हैं वो सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा किसी भी चीज़ में एक हद तक ज़रूरी होती है, उसके बाद प्रतिस्पर्धा ज़रूरी नहीं होती है। तो दबाव भी नहीं बनाना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। दूसरा है अधिगम असहायता के माध्यम से, अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके, ठीक है, उसके असफलता को, ये हो सकता है ऑप्शन और भी देखते हैं हम, या फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उसकी बौद्धिक क्षमताओं को में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। तो ये तीसरा प्रश्न भी हो सकता है। और पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर, देखिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग कहीं पर नहीं करना चाहिए। हालांकि रिवार्ड उसको देना चाहिए, परंतु इतनी प्रशंसा और पुरस्कार नहीं देना चाहिए जितने उसके लिए आवश्यक हो। ज़्यादा पुरस्कार भी उसके लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन हम काट देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और सफलता को डर कम कर सकते हैं। तो अंकों और परीक्षणों, ये इसका डर नहीं होना चाहिए बच्चे में। बच्चे की अगर हम अधिगम कार्यों में एकाग्रता विकसित करें और उनकी बौद्धिक क्षमताओं और उनको अगर हम
पृष्ठ पोषण प्रदान करें, उनको आत्मविश्वास बढ़ाएंगे हम, उनकी आंतरिक प्रेरणा जो होती है उसको जागृत करेंगे, हम अभिप्रेरित करेंगे बच्चे को, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि किशोरावस्था जो होती है ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है। इसमें बालक जो होता है वो मतलब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, और वो मतलब ईगो की स्थिति में होता है। तो उस हिसाब से बालक को क्या करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उसे आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। अब 12वां प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। देखिए, डिस्लेक्सिया बाल्यावस्था से संबंधित विकार दिया गया है। तो क्या डिस्लेक्सिया होता है? डिस्लेक्सिया जो होता है वो क्या होता है, आपके पठन संबंधी विकार जो भी होता है वो डिस्लेक्सिया से संबंधित होता है। तो सामाजिक समझ की बात की गई है कि सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी होती है, तो उससे बाल्यावस्था में कौन सा विकार होता है? तो डिस्लेक्सिया क्या होती है, ये पढ़न से संबंधित होती है, तो इसमें सामाजिकता का कहीं से कहीं रोल नहीं होता है। डिसकैलकुलिया ये गणित से संबंधित होती है, क्या इसमें भी कहीं से कहीं सामाजिकता का रोल होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं आती है। तो ADHD मतलब अवधान संबंधी, मैंने ADHD का आपका फुल फॉर्म पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ADHD को। या फिर अवधान एवं अति सक्रियता विकार ये भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अवधान उसको ध्यान भंग करने में या फिर उसका ध्यान भंग हो रहा है, तो उसके लिए सामाजिक समझ अत्यधिक की कमी ये नहीं हो सकता। वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होगा। ऑटिज्म में एक विकार होता है, मनोविकार होता है ऑटिज्म, जिसमें मतलब बच्चा क्या होता है कि वो स्वयं में ही खोया रहता है, और वो सामाजिक रूप से ना किसी से बोलता है, ना किसी से बातचीत करता है, और वो बच्चा मतलब स्वयं को इंटरेक्ट करने में, स्वयं को प्रस्तुत करने में अक्षमता महसूस करता है। तो वो किस चीज़ से पीड़ित होता है? वो ऑटिज्म से पीड़ित होता है, या आत्म विमोह मतलब स्वयं में ही खोया रहना, ये एक प्रकार का मनोविकार है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑटिज्म के हम नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो एक सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी होगी, तो वो बालक बाल्यावस्था में किस विकार से पीड़ित होगा? वो ऑटिज्म के विकार से पीड़ित होगा। अगर सामाजिक रूप से वो स्वयं को अक्षम समझ रहा है, तो वो किस बीमारी से पीड़ित होगा? तो वो मनोविकार होगा, ऑटिज्म या फिर आत्म विमोह। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित विकार है। और ADHD मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो वो ADHD से पीड़ित है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। और अगर वो सामाजिक रूप से अक्षमता प्रदर्शित कर रहा है, तो वो ऑटिज्म या फिर आत्म विमोह से पीड़ित है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटिज्म या आत्म विमोह। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आपके दिया है अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स, पावलाव या फिर कार्ल जुंग। तो देखिएगा, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात की गई है, और उसमें भी मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अब्राहम मेस्लो जो थे, इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। और पावलाव ने, आप सभी जानते हैं, हमने अभी पावलाव के सिद्धांत की चर्चा की है। तो पावलाव ने जो है वो कौन सा? पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से सिद्धांत दिए गए हैं। कार्ल जुंग जो है ये नव फ्रायडवादी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अब्राहम मेस्लो के द्वारा व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या परीक्षण दिया जाए जब उनकी स्कूलिंग होना आवश्यक है? यहाँ पर स्कूलिंग से संबंधित प्रश्न है। तो स्कूलिंग होना, कौन सा परीक्षण दिया जाएगा तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है? तो उनको बौद्धिक मौखिक या फिर बौद्धिक परीक्षण, मौखिक बौद्धिकता का अगर परीक्षण कर रहे हैं हम उसको, तो उसका स्कूलिंग होना आवश्यक है। तो ये परीक्षण, जब मौखिक बौद्धिकता परीक्षण हम दे रहे होते हैं, तो उसकी स्कूलिंग करना एक महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। देखिए, 15वां प्रश्न है और हमारा आखिरी का प्रश्न भी है। देखिए साथियों, ये प्रश्न जो है मैं एमपीटेट या फिर वर्ग 2 के जो पुराने पेपर है उनसे संबंधित लाता हूं, जो आपके रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है। रीट की भर्ती निकली हुई राजस्थान में, जो 25 अप्रैल को जिसकी एग्जाम है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही।
परंतु आपकी वर्ग 3 की जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ है ये। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा इन चीज़ों को। मैं एक एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ इससे संबंधित, और विस्तृत वर्णन, एक प्रश्न से आपको 10 प्रश्न बनाने किस प्रकार से आते हैं ये हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये केवल एक प्रश्न नहीं है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान के प्रश्न बनते हैं। तो 15वां और आखिरी का प्रश्न हम देखते हैं। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसके लिए? देखिए, हमें अधिगम के अगर हम देखते हैं तो अधिगम के लिए कारण जो जिम्मेदार होता है वो तो एक होता है अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। अभ्यास, एक तो होता है अभ्यास के कारण किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, अनुभव के कारण आता है, वो व्यक्ति स्वयं काम को करता है और अनुभव प्राप्त करता है तो उसके द्वारा, और एक प्रशिक्षण, उसको व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। इन तीनों के कारण ही अगर उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो ही क्या होगा? अधिगम होगा या फिर सीखना होगा। तो यहाँ पर बात की गई है अधिगम, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है। तो अधिगम किसके कारण? परिपक्वता के कारण। हमने पढ़ा है पहले भी कि परिपक्वता के कारण, अगर मैच्योरिटी के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो अधिगम नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिपक्वता। और अधिगम की बात करें तो अधिगम 3 कारणों से, और वो भी स्थायी रूप से आता है, तब हम अधिगम मान सकते हैं। कौन कौन से? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण यदि व्यक्तित्व के या फिर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो स्थायी परिवर्तन होगा और वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो और परिपक्वता के कारण अगर व्यक्तित्व के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। थकान के कारण, नशे के कारण, इन चीज़ों के कारण व्यक्तित्व के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम केवल 3 कारणों से होता है। किन किन से? अधिगम एक तो अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही परिवर्तन होता है, और वो भी स्थायी होता है, तभी हम अधिगम कह सकते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।